वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। अगला टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 345। आज हो गई है 20 मई 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इंग्लिश चैनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इंग्लिश चैनल इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है और ये उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। इंग्लिश चैनल के सबसे संकरे भाग पर वेरिंग जलडमरू मध्य स्थित है। ये सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी कारण से न्यूज़ में है। अब देखिए, इंग्लिश चैनल इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है, करेक्ट है पहला वाला। उत्तरी सागर को वर्ल्ड अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, भी सही है। इंग्लिश चैनल के सबसे संकरे भाग पर बेरिंग जलडमरू मध्य नहीं है, वो तो रसा अलास्का को अलग करता है ना, तो यहाँ होगा डोबर जलडमरू मध्य, तो गलत है तीसरा वाला। तो इसका आंसर केवल एक और दो हो जाएगा। तो देखिए, यह है इंग्लिश चैनल इंग्लैंड को फ्रांस से अलग कर रहा है और नॉर्थ सी को अटलांटिक से अलग कर रहा है, अटलांटिक की तरह नीचे की तरफ। तो विश्व में सबसे व्यस्त नौवहन मार्ग के रूप में जाना जाने वाला इंग्लिश चैनल इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है तथा उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और इंग्लिश चैनल के सबसे संकरे भाग पर डोबर जलडमरू मध्य स्थित है, जो बाल्टिक और उत्तरी सागर को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुएज नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुएज नहर मिस्र में एक प्राकृतिक समुद्री जलमार्ग है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसे आधिकारिक तौर पर 17 नवंबर 1869 को खोला गया था। यह यूरोप और एशिया के बीच सीमा निर्धारण करती है। देखिए, पहली बार तो सुएज नहर बनाई गई है, तो प्राकृतिक कैसे होगी? है कृत्रिम है ना, तो कृत्रिम समुद्री मार्ग है सुएज नहर और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है वाला। इतना तो सही है, लेकिन इसकी वजह से गलत है, कटेगा पूरा, ये एलिमिनेट कर दो। इसे आधिकारिक तौर पर 17 नवंबर 1869 को खोला गया, सही है। यह यूरोप और एशिया के बीच सीमा निर्धारण करती है, गलत है। ये अफ्रीका और एशिया के बीच सीमा निर्धारण करती है, अगर मिस्र में है तो। यूरोप की थोड़ी है, मतलब यूरोप नहीं, एशिया और अफ्रीका होगा। तो पहला वाला तो गलत है, दूसरा वाला केवल सही है, तीसरा भी गलत है। ढूंढना क्या, सही ढूंढना है तो केवल दो हो जाएगा, सही है। तो देखिए, ये है सुएज नहर। तो सुएज नहर मिस्र में एक कृत्रिम समुद्री मार्ग है, ना कि प्राकृतिक, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसे आधिकारिक तौर पर 17 नवंबर 1869 को खोला गया और इसे अक्सर अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच सीमा को परिभाषित करने के लिए जाना जाता है। ये न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके बारे में जानना। क्वेश्चन नंबर 3 है, मलक्का जलडमरू मध्य, मतलब स्टेट ऑफ मलक्का के संदर्भ में विचार करना है आपको। देखिए, स्टेट ऑफ मलक्का या मलक्का जलडमरू मध्य हिंद महासागर को प्रशांत महासागर के बीच का मुख्य शिपिंग चैनल है। यह मलेशिया प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच 890 किलोमीटर लंबा एक संकीर्ण जलमार्ग है। तो करेक्ट पहला, दूसरा भी करेक्ट है, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, कथन दोनों यहाँ पर सही होंगे। मलक्का जलडमरू मध्य जो है वो मलेशिया प्रायद्वीप और इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा के बीच 890 किलोमीटर लंबा एक संकीर्ण मार्ग है, जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच मुख्य शिपिंग चैनल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन से षड या षडांग दर्शन के आस्तिक मत हैं? देखिए, इसके षडांग दर्शन के दो मत होते हैं, आस्तिक और नास्तिक। इसमें आस्तिक कौन हो गया? ईश्वर में विश्वास करने वाला। तो सांख्य आस्तिक है, योग आस्तिक है, वैशेषिक भी आस्तिक है, वेदांत आस्तिक है, जैन बौद्ध चाबार्क ये नास्तिक हैं। तो फोर्थ को एलिमिनेट करो। कथन इसका हो जाएगा 1 2 3 5, 1 2 3 5, ऑप्शन नंबर बी। तो भारत में पहली शताब्दी से पहले ही 6 आस्तिक व 3 नास्तिक दार्शनिक मतों का प्रतिपादन हो चुका था। आस्तिक मतों को षडांग दर्शन सिद्धांत कहते हैं, जिसमें साख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत शामिल हैं। इनके प्रणेता भी पूछ ले जाते हैं। नास्तिक मत में बौद्ध, जैन और चावार्क प्रमुख हैं। इसे भौतिकवादी दर्शन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में चर्चा में रही एटालिन जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एटालिन जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में दिवांग नदी पर प्रस्तावित है और इस परियोजना के पूरे होने की समयावधि कितनी है? 7 वर्ष निर्धारित की गई है।
इस परियोजना से कुल 18 गांव के निवासी प्रभावित होंगे और साथ ही लगभग 2,70,000 पेड़ों की कटाई होगी। तो करेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश में देवांग नदी पर प्रस्तावित है, 7 वर्ष इसको बनने में लग जाएंगे। 2,70,000 पेड़ों की कटाई होगी, 8 गाँव को इसमें जो है प्रभावित किया जाएगा, लाभान्वित किया जाएगा। तो डी है इसका आंसर। तो एटालिन जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी पर प्रस्तावित है और इसके पूर्ण होने की अवधि 7 वर्ष निर्धारित की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत दिबांग की सहायक नदियां, नाम क्या उनके, दिर और टेंगो पर बांधों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। यह जो परियोजना हिमालय के सबसे समृद्ध जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, इसलिए बहुत सारे पेड़ यहाँ काटने पड़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी इसमें खतरे में पड़ेगी। तो देखिए, यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक होने की उम्मीद है इसकी, और वर्तमान समय में इस परियोजना को लेकर कई पर्यावरणविदों एवं स्थानीय निवासियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस परियोजना से कुल 18 गांव के निवासी प्रभावित होंगे और साथ ही लगभग 2,70,000 पेड़ों की कटाई होगी और विश्व स्तर पर लुप्तप्राय 6 स्तनधारी प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो चुका है, अगर ये बन गई तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, निर्धारित युग्मों पर विचार करना है। संगम और यहाँ है नदियों के नाम। संगम बिंदु कौन से हैं? रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। ये देवप्रयाग तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, और बिल्कुल भागीरथी और अलकनंदा का जो है संगम है ये। तो तीसरा तो करेक्ट हो जाएगा, हमको ढूंढना है गलत। रुद्रप्रयाग जो है वो मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम बिंदु है, और कर्णप्रयाग है अलकनंदा और पिंडर का। तो एक और दो गलत है यहाँ पर, गलत ढूंढना है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो देखिए, कथन 1 और 2 सही नहीं है, जबकि 3 सही है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा नदी से मिलती है और इसके बाद गंगा कहलाती है। अलकनंदा का उद्गम स्थल संतोपद हिमानी से है। और देखिए, अलकनंदा नदी की 2 धाराएं धौली गंगा और विष्णु गंगा हैं, जो परस्पर जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। पिंडार नदी अलकनंदा से कर्णप्रयाग में मिलती है, जबकि मंदाकिनी या काली गंगा अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, 2 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। डिवेंचर या ऋण पत्र दीर्घकालिक वित्तीय साधन होते हैं। दीर्घकालिक होते हैं या अल्पकालिक? जिन डिवेंचर को शेयरों या इक्विटी में नहीं बदला जा सकता उन्हें गैर परिवर्तनीय डिवेंचर कहा जाता है। देखिए, करेक्ट है बिल्कुल पहला, डिवेंचर या ऋण पत्र दीर्घकालिक होते हैं, अल्पकालिक नहीं। जिन डिवेंचर को शेयर या इक्विटी में नहीं बदला जा सकता उन्हें गैर परिवर्तनीय डिवेंचर कहा जाता है, दोनों सही हैं। तो डिवेंचर या ऋण पत्र दीर्घकालिक वित्तीय साधन है जो जारीकर्ता के प्रति एक ऋण दायित्व को स्वीकार करते हैं, इसलिए करेक्ट है पहला। कुछ डिवेंचर में कंपनी मालिक के विवेक पर एक निश्चित समय के बाद शेयरों में परिवर्तनता की सुविधा होती है। जिन डिवेंचरों को शेयर या इक्विटी में नहीं बदला जा सकता उन्हें गैर परिवर्तनीय डिवेंचर मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर NCD कहा जाता है, इसलिए सही है दूसरा भी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शरीर में ऑक्सीजन और ऊर्जा के प्रवाह के लिए रक्त शोधन करना हृदय का प्रमुख कार्य है। रक्त प्रवाह का दबाव सामान्य से अधिक होने पर धमनियों की दीवार पर तनाव डालता है, जिसे हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप कहते हैं। उच्च रक्तचाप की गंभीरता को देखते हुए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। क्यों पूछा गया ये प्रश्न? क्योंकि हाल ही में मनाया गया है उच्च रक्तचाप दिवस। सही है यहाँ पर फिलहाल तीनों, साइलेंट किलर कहा जाता है उच्च रक्तचाप की गंभीरता को देखते हुए इसे, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व भर में उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है, यानी 2 दिन पहले मनाया गया ये। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आम लोगों में उच्च रक्तचाप के संदर्भ में जागरूकता पैदा करना और इसकी गंभीरता को देखते हुए लोगों को इसे नियंत्रित करने के जो उपाय हैं उनको सुझाना। और वर्ष 2020 के लिए विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की थीम क्या है? अपने रक्तचाप को मापिए, इसे नियंत्रित करिए और लंबे समय तक जीवित रहिए। मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट और लिव लॉन्गर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस
के अवसर पर संग्रहालयों का पुनर्जीवन और सांस्कृतिक स्थल विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार का उद्देश्य उन संभावित नीतिगत कार्यों की पहचान करना है जो संग्रहालयों, सांस्कृतिक स्थलों, व्यापक पारिस्थितिक तंत्र के संकट के लघु तथा दीर्घकालिक प्रभावों को कम करने में मदद करेगा। किसने? संस्कृति मंत्रालय या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। कल की अगर किसी ने करंट अफेयर्स देखी होगी तो ये आंसर जो है इसका करेक्ट कर ले जाओगे। देखिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय नहीं है, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय नहीं है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन भी नहीं है, यह है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय। तो सामाजिक विकास में संग्रहालयों की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में 18 मई को यानी परसों अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आम जनमानस में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता पैदा करना और उन्हें संग्रहालयों में जाकर अपने इतिहास को जानने के प्रति जागरूक बनाना है। इस दिवस संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मनाया गया। यह दिवस संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा मनाया गया। तो मंत्रालय का नाम भी पूछ लिया जाता सीधा सीधा। 10वां प्रश्न है, ऋण जीडीपी अनुपात, डेप्ट टू जीडीपी रेशियो के संदर्भ में कौन सा सही है? देखिए, ऋण जीडीपी अनुपात किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पाद के साथ ऋण का अनुपात होता है। इस अनुपात का उपयोग किसी देश की ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन करने के लिए किया जाता है। ऋण से जीडीपी अनुपात किसी देश के सार्वजनिक ऋण की तुलना उसके प्रतिदिन के आर्थिक उत्पादन से करता है। देखिए, पहला तो करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा गलत है, क्योंकि सार्वजनिक ऋण की तुलना उसके वार्षिक आर्थिक उत्पादन से की जाती है, ना कि दैनिक। तो तीसरे को एलिमिनेट कर दो। तो देखिए, ऋण जीडीपी अनुपात किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पाद के साथ ऋण का अनुपात होता है। इस अनुपात का उपयोग किसी देश की ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में, ऋण से जीडीपी अनुपात किसी देश के सार्वजनिक ऋण की तुलना उसके वार्षिक आर्थिक उत्पादन से करता है, न कि प्रतिदिन के या दैनिक। तो 10 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इसका रिवीजन 1 से 2 बार कर लेना। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 345 था ना ये, वहाँ तक पहुँच सकते हो। समय निकाल कर सबका रिवीजन करते रहिए।